अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बासित। आज की वीडियो में हम एक तो इमिग्रेशन प्रोसेस को थोड़ा कवर और करेंगे, उसके स्टार्ट वाली फेज़ को मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। दूसरा काम, मिड ऑफ फरवरी है और गर्मी काफ़ी इंक्रीज़ कर रही है और काफ़ी जल्दी कर रही है मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा। मेरा ख्याल था कि जो यहाँ की विंटर्स होंगी तो वो मार्च अप्रैल मिड तक रहेंगी, तो रातें ठंडी हैं, दोपहर को टेम्परेचर जो है वो 22 से 24 हो रहा है। मैं लाहौर से आया हूँ, लाहौर फैसलाबाद पंजाब रीजन से, तो फिर भी बहुत अच्छा टेम्परेचर है, 22 और 26 बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे है कि जून जुलाई अगस्त में ये टच करेगा 35 तक। तो अभी से मैं तैयारी स्टार्ट कर रहा हूँ कि यार कम से कम रीज़नेबल मौसम हो कमरों में ना। तो यूएसए में कमरों के अंदर जो है फैंस हैं ही नहीं, तो मैंने ये किया कि पहले मैं सर्च की अमेज़ॉन और बेस्ट बाय के फ़ैन्स किस तरह के हैं और कितनी प्राइस मिलती है। तो समवेयर अराउंड के एक जो ब्रांड न्यू फ़ैन है ना, जो विंडो के अंदर लगता है, जो बाहर से फ्रेश एयर लेके ठंडी हवा रात की, क्योंकि रात को टेम्परेचर जो है जून जुलाई भी हो तो वो 10, 8, 9 के आसपास होता है सेंटीग्रेड, नॉट फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट वाला जो प्रोसेस हो तो अभी समझ भी नहीं आता कि 70 फ़ारेनहाइट कितना है, और मैं अभी सीखना भी नहीं चाहता। अच्छा जी, तो जो विंडो फ़ैन है वो समवेयर अराउंड $40 to $50 का आता है। तो मेरी एक हैबिट है कि मैं जो भी चीज़ लेने लगता हूँ मैं उसको पहले फेसबुक मार्केट प्लेस पर सर्च करता हूँ। आप पूछेंगे क्यों? यूएसए में ज़्यादा लोग मूव करते हैं अपार्टमेंट्स या दूसरी सिटी में या दूसरी स्टेट में, तो वो चीज़ें भेजते हैं। और ये इतना कॉमन यहाँ पर है कि लोग मूव करते हैं कि आपको कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल 2022 का जो कोई मॉडल होगा किसी भी चीज़ का, चाहे वो टीवी हो, फ़ोन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, वो आपको फेसबुक मार्केट प्लेस पर काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस मिले, क्योंकि वो लेके जा नहीं सकते, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो कार्गो है पाकिस्तान के तरह नहीं है कि आप गए और बड़ा सस्ते में काम हो गया, शिपमेंट हो गई, काफ़ी वो एक्सपेंसिव होता है। तो लोग कहते हैं कि यार हमने चलो ठीक है प्रोडक्ट लिया था, जो हमने कार्गो पैसे लगाने उसकी नई चीज़ ले लेंगे, नया मॉडल ले लेंगे और कोई, तो इसको निकालो, या वो उनको अब ज़रूरत नहीं होती। इन दोनों में से कोई भी एक सिनेरियो होता है उनका। तो मुझे पास ही 2 स्ट्रीट छोड़ के एक बंदा फ़ैन बेच रहा है ब्रांड न्यू, और उसकी जो आस्किंग प्राइस जो है ना अमेज़ॉन पर समवेयर अराउंड $44 है और वो $13 मांग रहा है। वेल एंड गुड, पैसे बचते हैं, क्यों ना बचाएं। तो पहले जाके वो फ़ैन पकड़ते हैं, उसको पेमेंट करनी है, और पेमेंट में भी एक ट्रिकी काम हो गया। अब उसने $13 मांगे, मेरे पास सिर्फ हैं 10 के नोट्स। तो रास्ते में आई थिंक 7-Eleven पड़ता है, मेरे पास ही है, वहाँ से रुक के उसको सिंगल डॉलर्स में करवा लेंगे ताकि उसको पेमेंट हम कर सकें। अपना फ़ैन पिक करते हैं, वापस आते हैं, फिर वॉक करते हैं और उसमें आपको इमिग्रेशन प्रोसेस के ऊपर बातें करते हैं उनसे। तो स्टार्ट करते हैं। बेल्ट को लगाना ज़रूरी है। आप गाड़ी चलाएं या ना चलाएं, गाड़ी खड़ी हो बेल्ट लगा लें, इतना ज़रूरी है, ठीक है। आपसे बात होती है इंशाल्लाह। चलें भी वीडियो के टॉपिक पर वापस आते हैं और आपको मैं इनिशियल स्टेज से प्रोसेस बताना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला जो काम है वो तो है कि आपके किसी रिलेटिव ने, आपके स्पाउस ने, आपके फादर मदर या आपके बेटा या बेटी ने, इनमें से किसी में, जो भी फैमिली कैटेगरीज के अंदर फॉलो करते हैं, उसने पहले सबमिट कराना है I-130 पिटीशन फॉर एलियन रिलेटिव। ये सबमिट होती है USCIS को। 2022 में इसकी जो फ़ी है वो चल रही है $535। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने भाई के लिए पिटीशन कर रहे हैं और उनके अंडर एज बच्चे हैं, तो आपके सिर्फ एक फॉर्म पर ही सारी फैमिली कवर्ड होगी, आपका भाई, उनकी वाइफ और उनके अंडर एज बच्चे एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग। अब सिनेरियो थोड़ा चेंज कर लें, आपके वालिद साहब या आपकी वालदा आ गई USA, अब उन्हें आपके लिए अप्लाई करना है क्योंकि आप एज आउट कर गए थे, आप उस
इनिशियल जो थी पिटीशन में आप नहीं हो सके थे अकोमोडेट, तो हर जो एक बच्चा है जिसकी एज 21 से ऊपर, उसके लिए सेपरेट I-130 सबमिट होता है। तो अगर 3 लोग हैं तो आपने 3 मल्टीप्लाई बाय $535 हो जाएगा। अब आपने फॉर्म सबमिट करा दिया, उस फॉर्म को रिव्यू और उसकी जो अप्रूवल है वो USCIS करती है। तो अंदाज़न हर कैटेगरी का जो है ना टाइम वेरी करता है, लेकिन ऑलमोस्ट 4 या 5 साल लग जाते हैं अप्रूव होते हुए, अगर आपकी फैमिली बेस्ड कैटेगरी हो, अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। क्योंकि जिस तरह मैंने आपको एक स्टार्ट की वीडियो में बताया था कि F कैटेगरी का अप्लाई करने से लेके आपको वीज़ा जो मिलता है US एम्बेसी से, उसमें 14 से 15 साल लग जाते हैं। तो उसमें से एक जो इनिशियल फेज़ है वो 4 से 5 साल का, वो तो आपकी I-130 की अप्रूवल ही है USCIS के पास। अगर आपकी अप्रूवल में आ जाता है RFE, रिक्वेस्ट फॉर फर्दर एविडेंस, कि फॉर एग्जांपल आपने जो डॉक्यूमेंट्स जमा कराए जब आपने I-130 सबमिट कराया, उसमें कोई कमी थी और जो एडजुडिकेटर था, जो उनका ऑफिसर था, उसको सेटिस्फाई नहीं हो सका आपकी एप्लीकेशन से, तो वो RFE इशू कर देता है, रिक्वेस्ट फॉर फर्दर एविडेंस। अगर आपका RFE आ गया तो उसका जवाब दे के आपको अप्रूवल मिल जाएगी। अगर डायरेक्ट अप्रूवल हो जाती है, आपका अप्रूवल नोटिस आ गया है। अब आपकी जिस दिन आपने सबमिट कराया I-130 को, वो डेट हो गई है आपकी प्रायोरिटी डेट। जो स्टेट डिपार्टमेंट का जो वीज़ा बुलेटिन आता है उससे आप ट्रैक करते हैं कि कितनी मूवमेंट हो रही है आपकी कैटेगरी में। और सेकंड डेट आ गई है आपकी अप्रूवल नोटिस की जो डेट है। ये दोनों बहुत अहमियत रखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप के बच्चे हैं अंडर एज, तो यही टाइम पीरियड यूज़ होगा CSPA के लिए कैलकुलेटर के, जो बच्चे एज आउट होते हैं। एज आउट के लिए पूरी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उस पर भी बड़ी रिक्वेस्ट लोगों की आई है कि उसको डिटेल में समझाएं और किस तरह वो लॉ जो है आप अप्लाई कर सकते हैं अपने एज आउट होते हुए बच्चों पर। अच्छा जी, अब आपने I-130 सबमिट भी कर दिया, 4 साल बाद अप्रूवल भी आ गई। अभी आपने जश्न नहीं मनाना, आपने चीज़ें बेचना नहीं स्टार्ट कर दी, अपनी जॉब नहीं छोड़ देनी। क्यों? ये अप्रूवल आपकी जो है ना सबमिशन की अप्रूवल है कि आपके कोई फर्दर एविडेंस नहीं चाहिए इस स्टेज पर। वीज़ा आपको मिलना है आपको इंटरव्यू पर। वीज़ा की डेट क्यों कब मिलेगी? जब आपकी प्रायोरिटी डेट, जब आपने जिस दिन I-130 सबमिट किया, वो जब जिस दिन वीज़ा बुलेटिन के करंट हो जाएगी। आपको एग्जांपल देता हूँ, 2015 में आपने अप्लाई किया, 4 साल आपको लगे अप्रूवल में, और 2019 में आप देखते हैं वीज़ा बुलेटिन में, तो भाई अभी भी जो डेट चल रही है वो चल रही है 2010 की। 15 में आपने अप्लाई किया, 5 साल का अभी भी गैप पड़ा हुआ है। इट मीन्स कि आपको 2019 से लेके 2024 तक 5 साल वेट और करना पड़ेगा। कई बार जो मूवमेंट होती है ना उसकी वीज़ा बुलेटिन की, वो मंथ टू मंथ ही चल रही होती है कि अगले महीने 1 महीने के पूरा वो कवर कर जाता है। कई बार इतनी स्लो हो जाती है कि अगले महीने का वीज़ा बुलेटिन आता है, उसमें फिर भी 2010 की ही डेट आ रही होगी, फिर अगले महीने का आएगा वीज़ा बुलेटिन, तो उसमें भी 10 की चल रही। कई बार उसकी मूवमेंट स्लो हो जाती है, कभी फास्ट हो जाती है। तो आप ओवरऑल आपको मैं समझाने की कोशिश करूँ, अप्लाई किया, अप्रूवल आई, आपने वेट किया अपनी प्रायोरिटी डेट जिसने अप्लाई की थी उसको करंट होने के लिए, फिर आपका आगे आ जाता है NVC स्टेज। NVC स्टेज में आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं। NVC स्टेज में आप डॉक्यूमेंट क्वालिफाई होते हैं, जिस पर मेरी पिछली वीडियो आ चुकी है, कॉर्नर पर आपको लिंक नज़र आ रहा होगा। डॉक्यूमेंट क्वालिफाई होने के बाद आपको US एम्बेसी इस्लामाबाद या जो भी आपकी कंट्री की एम्बेसी है वो आपको इंटरव्यू लेटर देती है। उस इंटरव्यू लेटर से लेके आपके इंटरव्यू तक जो 2 हफ्ते या 3 हफ्ते होते हैं, उसमें आपने अपना करवाना होता है मेडिकल, एक ऑथराइज US एम्बेसी के मेडिकल सेंटर से। फिर जिस दिन आपका इंटरव्यू होता है उसके 2 सिनेरियोज हैं, या तो आपको ऑन स्पॉट अप्रूवल हो जाएगी या आपसे दोबारा RFE हो जाएगा, रिक्वेस्ट फॉर फर्दर एविडेंस। लेकिन एम्बेसी स्टेज में RFE को RFE नहीं लोग कहते, ये कहते हैं AP कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग, कि वो एक ब्लैक होल है, उसमें आपको डाल देते हैं, आपसे फर्दर एविडेंस भी मांगते हैं, कई बार उसमें क्वेश्चनियर्स होते हैं, काफ़ी लेंथी प्रोसेस होता है वो भी।
उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो इस वीडियो में कवर नहीं हो सकता। अब वापस चलते हैं अपने पंखे की तलाश में। इस तरह के मेरे पास $20 थे, तो मैंने जो पेमेंट करनी है वो करनी $13। तो ये सिंगल डॉलर के नोट चाहिए था, तो मैंने कहा 7-Eleven आता हूँ, यहाँ से आके सिंगल डॉलर के नोट मिल जाएंगे। चेंज लेने के लिए मैं जब 7-Eleven पर आया तो याद आया कि कल तो वैलेंटाइन डे, और मैंने सोचा फिर आप लोगों को मैं यूएसए में फ्लावर्स की प्राइसेस भी दिखा दूँ। फ्लावर्स हैं और पीक सीज़न होगा आज तो उनकी कमाइयों का। आगे हम अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं और जाके फ़ैन पिक करते हैं, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है और कैलिफोर्निया में गर्मी पड़ती है अपेरेंटली। तो आपसे बात की थोड़ी देर तक। जो यूनिक बात थी ना 14th की यूएसए में, वो ये है कि बिल्कुल नॉर्मल डे की तरह दिन है। आप ये नहीं बता सकते कौन सेलिब्रेट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। आपने नहीं करना तब भी किसी को मसला नहीं, अगर आपने सेलिब्रेट करना है तब भी किसी को मसला नहीं है। और ना ही जो फेडरल गवर्नमेंट हो गई या लोकल लेवल पर जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनकी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो वो कहते हैं पर्सनल मैटर है आपका, पर्सनल आपकी जो है बबल में ही आता है ये, तो आपकी मर्ज़ी है। और हैरत की बात ये थी कि पाकिस्तान जैसे कंट्री में ज़्यादा हाइप है वैलेंटाइन डे की एज़ कम्पेयर टू वेस्ट के कोई कंट्री है, फॉर एग्जांपल यूएसए। समझ से बाहर है, लेकिन एक यूनिक एक्सपीरियंस है ये भी कि इनके लिए तो नॉर्मल डे है। और हमें अपना फ़ैन मिल गया। क्योंकि अपार्टमेंट्स या घरों के अंदर बे एरिया में सीलिंग फैंस नहीं होते, तो आपने फ़ैन तो लेना है। तो मैंने अभी से ये सोचा कि विंडो फ़ैन लो। उसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो बाहर की ठंडी साफ़ और खुशबू वाली जो हवा है वो आए अंदर कमरे में। अगर ये प्लान फेल हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि जून जुलाई में भी हाई टेम्परेचर्स की वजह से नहीं गुजारा हो रहा, तो हम भाई एयर कंडीशनिंग कर लेंगे। अब आपका ख्याल आएगा कि यार एसी आपने क्यों करना है, वो तो सेंट्रल एयर कंडीशनड होता है। जो अपार्टमेंट 90, 50, 60s के अंदर बने हुए हैं उसके अंदर सेंट्रल हीटिंग है, लेकिन सेंट्रल एसी नहीं है। और एसी की यह मार्केट भी बड़ी ना मज़े की है कि विंडो एसी भी हैं, पोर्टेबल एसीज भी हैं और दूसरे टाइप्स के भी हैं। अब किसी का ख्याल आएगा यार विंडो एसी तो इतनी बिजली लेता है। अगर स्प्लिट एसी में डीसी टेक्नोलॉजी आ सकती है तो इन लोगों ने विंडोज़ में भी डीसी टेक्नोलॉजी से विंडो एसी बना दी है, जबकि मुझे नहीं समझ आता कि पाकिस्तान में वो ये जो यूनिट्स हैं विंडो के डीसी टेक्नोलॉजी के साथ वो क्यों नहीं है। मे बी तो चाहते नहीं आपको विंडो एसी मिले और आप स्प्लिट एसी पे लगे रहें, शायद ये वजह हो। लेकिन देखते हैं कि हमारा पंखे वाला जो काम है वो जून जुलाई जब पीक आएगी तो उसमें ये प्लान जो है पास होता है या नहीं होता। लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है कि जब आप अपने ऑफिस के कोलीग्स को बताएं कि पाकिस्तान की जो समर्स हैं उसमें 44, 45 सेल्सियस तक टच होता है, तो उनका जो फेस एक्सप्रेशन होता है ना कि ये आप ज़िंदा कैसे हैं, उसका अपना मज़ा है। तो आप अगर यूएस से इंशाल्लाह जब आएँ तो आप भी अपने जो कोलीग्स होंगे जो आपके यूएस में दोस्त बनेंगे उनसे शेयर करें कि पाकिस्तान में हम कितनी गर्मी बर्दाश्त करके आते हैं। तो जब वो कह रहे होते हैं कि यार आज 26 है या 30 है, तो मेरी तो हंसी निकल जाती है कि यार ये गर्मी नहीं है। लेकिन वही होता है ना कि जिस एरिया में आप रह रहे होते हैं तो आपको उसकी आदत पड़ जाती है। तो मैं भी शायद आज से 5 साल बाद 6 साल मैं भी कह रहा हूँ यार 30 पे बड़ी गर्मी पड़ गई है अमेरिका में। तो आने वाला वक्त बताएगा, वो भी शेयर करूँगा मैं आपसे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाएं, जर्नी से कनेक्ट रहने के लिए शेयर करें।
अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो हिट द लाइक बटन, जर्नी से कनेक्ट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन। अगर आपका कोई दोस्त या रिलेटिव यूएस इमिग्रेशन प्रोसेस से गुजर रहा है, उनके साथ ये चैनल शेयर करें। आपके या उनके कोई क्वेश्चंस हैं उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियो में उन पर भी वीडियोस बनाऊंगा, उनको भी डिस्कस कर लूँगा। और मेरा एक इंस्टाग्राम पेज भी है, उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, तो काइंडली उस पर जाके फॉलो करें। उसमें मैं थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हूँ। और अगर आपके कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको फ़ौरन उसका जवाब चाहिए तो आप इंस्टाग्राम में जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।